नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइंस से। अर्थव्यवस्था में तेजी का दौर जारी। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 8.2% रही जीडीपी। पिछले 2 साल में सबसे ऊंची विकास दर। कृषि, विनिर्माण और निर्माण जैसे क्षेत्रों में अच्छी बढ़त से मिली मदद। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने पूरे वित्त वर्ष में विकास दर में तेजी जारी रहने की जताई उम्मीद। दो 2021 की जनगणना में पहली बार इकट्ठा किए जाएंगे ओबीसी के आंकड़े। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना के लिए शुरू किया काम। पहली बार होगा सैटेलाइट मैप से घरों का सर्वे। आंकड़ों को 3 साल में किया जाएगा जारी। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 35A पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। 19 जनवरी को सुनी जाएगी याचिकाएं। स्थानीय निकाय चुनाव की वजह से केंद्र और राज्य सरकार ने की थी सुनवाई टालने की मांग। बहस होने से कानून व्यवस्था पर असर पड़ने की दी थी दलील। नेपाल के विकास के लिए भारत हमेशा करता रहेगा सहयोग। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में भारत नेपाल मैत्री धर्मशाला के उद्घाटन के मौके पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्यापार, कनेक्टिविटी और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के संकल्प के साथ बिम्स्टेक सम्मेलन का समापन। सदस्य देशों के बीच बिजली की खरीद बिक्री के लिए ग्रिड जोड़ने का हुआ समझौता। और 18वीं एशियाई खेलों में भारत को आज मिले 6 पदक। महिला हॉकी के फाइनल में जापान से 1-2 से हारकर भारत को मिला रजत पदक। नौकायन में 3, बॉक्सिंग और स्क्वैश में मिला 1-1 पदक। अब तक 13 गोल्ड समेत 65 पदकों के साथ 8वें नंबर पर भारत। खबरें विस्तार से। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की विकास दर 2 साल में सबसे अधिक दर्ज की गई। 2018-19 की पहली तिमाही में जीडीपी 8% के पार पहुंच गई, जो पिछली पहली 15 तिमाहियों में सबसे अधिक है। 2018-19 में अप्रैल से जून की पहली तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर बढ़कर 8.2% हो गई। आर्थिक विकास दर 2017 की आखिरी तिमाही यानी कि जनवरी-मार्च में 7.7% रही थी। वहीं साल 2017-18 की पहली तिमाही में जीडीपी 5.7% रही। आंकड़ों को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, रक्षा और लोक प्रशासन के एक सेक्टर में 7% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। पहली तिमाहियों में कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 3 से बढ़कर 5.3% हो गई, तो वहीं माइनिंग की वृद्धि 0.1% रही। रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज की ग्रोथ 6.5% रही। इन आंकड़ों से ये साफ है कि भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं चीन की विकास दर इस दौरान 6.7 रही। इसके अलावा आज जुलाई महीने में 8 कोर सेक्टर की विकास दर के आंकड़े जारी हुए, जो 6.6% रहे। इसकी साफ वजह कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट और फर्टिलाइजर का उत्पादन बेहतर रहना है। कोयला 9.7%, रिफाइनरी उत्पाद 12.3%, उर्वरक 1.3%, सीमेंट 10.8% रही। पिछले साल जुलाई में इनकी विकास दर 2.9% थी। Economic performance, the economy's performance is back to very normal good growth path is complete. We had over 8% of quarterly growth, I think last time in the first quarter of 2016-17. Now with after 8 quarters we are at 8.2%. आज यानी कि 31 अगस्त को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पर काफी तादाद में लोग अपना टैक्स फाइल कर रहे हैं। कल शाम तक 5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए जा चुके हैं। ये संख्या पिछले साल के मुकाबले 60% ज्यादा है।
नए आयकर कानून के मुताबिक 31 अगस्त तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर अब 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी होगी, जो समय से के साथ साथ बढ़ती जाएगी। वेतनभोगियों और गैर ऑडिट वाले कारोबारियों या पेशेवरों के लिए 31 अगस्त यानी शुक्रवार को आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है। आखिरी दिन काफी संख्या में लोगों ने आईटीआर फाइल भी किया। इससे पहले गुरुवार को ही करीब 20 लाख रिटर्न्स फाइल किए गए थे। सब अपना आसानी से बता देते हैं क्या करना क्या नहीं। उनके पास नहीं तो दूसरे के पास भेज देते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, उनके पास चले जाओ। वैसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आसानी से बता देते हैं। नई टैक्स फाइलिंग की रिटर्न में कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार की नहीं है। पिछले साल के मुकाबले इस साल आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या 60% ज़्यादा है। इसकी वजह लोगों में टैक्स कानून का पालन करने की प्रवृत्ति और करदाताओं में जागरूकता के साथ ही 31 अगस्त के बाद जुर्माना लगाना शामिल है। 5 करोड़ के आसपास की रिटर्न्स के करीब ऑलरेडी जमा हो चुकी हैं, तो ऑनलाइन होने का तो फ़ायदा हुआ ही है। उसके अलावा मेरे हिसाब से जो कारण है, जीएसटी आने के बाद कई व्यापारियों की, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस उनकी ट्रैकिंग में आ गई हैं, तो उन्होंने भी समझ लिया है कि अब क्योंकि हम ट्रैकिंग में आ गए हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर दें। मौजूदा आयकर कानून के मुताबिक नॉन ऑडिट वाले करदाता 31 अगस्त के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर यह पेनल्टी 10,000 रुपए होगी। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। हालांकि केरल में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर रखी गई है। 31 मार्च 2019 तक भी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर पिछले आकलन वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल नहीं होगा। वहीं ऑडिट वाले आयकरदाताओं के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा दी गई है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और बैंकों में सितंबर के पहले सप्ताह में सामान्य कामकाज होगा। दरअसल सोशल मीडिया में ये अफवाह चल रही थी कि सितंबर के पहले हफ्ते में बैंक 6 दिन बंद रहेंगे। इसे लेकर लोगों में घबराहट थी। बैंक सिर्फ रविवार और दूसरे शनिवार को बंद रहेंगे। वहीं 3 सितंबर को कुछ ही राज्यों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन भी एटीएम 24 घंटे काम करेंगे और ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन भी सामान्य रूप से होगा। इस बीच बैंकों को ये सलाह दी गई है कि वो एटीएम में पर्याप्त नकदी रखें। जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने अहम फैसला किया है। 2021 में सरकार पहली बार जनगणना में ओबीसी का आंकड़ा भी जुटाएगी। गृह मंत्रालय ने ओबीसी डाटा जुटाने के निर्देश दिए हैं। इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल थे। बैठक में राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना की रूपरेखा को सही तरीके से लागू करने का फैसला किया। साथ ही गृह मंत्री ने जनगणना की प्रक्रिया को तेज करने को कहा है। सरकार के मुताबिक जनगणना खत्म होने के 3 साल के भीतर ही पूरे आंकड़ों को जारी किया जाएगा। पहले जनगणना के आंकड़ों को जारी करने में 7-8 साल तक लग जाते थे। गृह मंत्रालय के मुताबिक घरों की सूची तैयार करने के लिए मैप और तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। और अब बात बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरों की। बिम्स्टेक देशों के नेताओं ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सतत विकास के लिए सार्थक सहयोग और एकजुटता की प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही बिम्स्टेक को गतिशील, प्रभावी और परिणामोन्मुखी संगठन बनाने पर जोर दिया। आज नेपाल की राजधानी काठमांडू में बिम्स्टेक सम्मेलन के समापन पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने काठमांडू घोषणा पत्र का मसौदा पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के नेपाल के दौरे के बाद थोड़ी देर पहले ही दिल्ली लौट आए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कई मायनों में अहम रहा। सम्मेलन के समापन पर काठमांडू घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें भविष्य के सहयोग की रूपरेखा बताई गई है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच बिजली ग्रिड को जोड़ने के लिए बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन समझौता भी हुआ। इससे सदस्य देश आपस में बिजली की खरीद बिक्री कर सकेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि बिम्स्टेक देशों ने संगठन में नई जान फूंकने और व्यापार, कनेक्टिविटी,
पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया है। Enhancing connectivity, fostering trade and investment, promoting cooperation and energy and tourism. On energy and tourism are among the key decisions taken to achieve this goal. Our commitment to eradicating poverty needs to be translated into action. We have also agreed to enhance the capacity of the Secretariat to fulfill its responsibilities. I believe our commitment to streamlining the existing areas of cooperation will result in better outcome of our collective efforts. सम्मेलन के समापन के मौके पर श्रीलंका को संगठन की अगली अध्यक्षता सौंपी गई। अगली बार शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका करेगा। I wish to thank all member states for the trust and confidence placed in Sri Lanka. I wish to congratulate Nepal for hosting a very successful fourth BIMSTEC summit and for the warm hospitality afforded to all of us. Sri Lanka looks forward to implementing the ambitious agenda this summit has set for us. I look forward to welcoming all of you to Sri Lanka. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बिम्स्टेक के सदस्य देशों के नेता रिट्रीट सेरेमनी में शामिल हुए। चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की शुरुआत 30 अगस्त को हुई। उद्घाटन सत्र में सदस्य देशों के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार, डिजिटल और लोगों के बीच जुड़ाव जैसे मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने उद्घाटन भाषण में इन मुद्दों पर भारत की प्रतिबद्धता जताई। बिम्स्टेक देशों के बीच कई तरह की नई पहल का खाका भी पेश किया गया। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इसमें भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और थाईलैंड शामिल है। दुनिया की 22% आबादी बिम्स्टेक देशों में रहती है। साथ ही बिम्स्टेक देशों की कुल जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर है। बिम्स्टेक देश आर्थिक और रणनीतिक रूप से काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिम्स्टेक सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें की। इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापार और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही इस मौके पर भारत और नेपाल के बीच बिहार के रक्सौल शहर से काठमांडू को जोड़ने वाली रणनीतिक रेलवे लाइन बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा की और इसे मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने पर भी दोनों नेताओं में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भूटान की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार दासो शेरिंग वांगचुक से भी हुई। दोनों नेताओं ने संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कल श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए नए धर्मशाला का उद्घाटन किया। ये धर्मशाला भारत के सहयोग से बनाया गया है। 400 बिस्तरों वाला भारत नेपाल मैत्री पशुपतिनाथ धर्मशाला के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारत और नेपाल के बीच स्थायी संबंध का प्रतीक है। सिर्फ काठमांडू और नई दिल्ली मिल जाए, सिर्फ काठमांडू की सरकार और नई दिल्ली की सरकार मिल जाए, इतने से बात बनती नहीं है जब तक हर नेपाली, हर हिंदुस्तानी एक दूसरे से मिलजुलता नहीं है, ताकत बनती नहीं। और आज पीपल टू पीपल शक्ति को बढ़ावा देने का एक उत्तम काम नेपाल भारत मैत्री का प्रतीक
इस धर्मशाला का यहां लोकार्पण हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भी मैं काठमांडू आता हूं तो यहां के लोगों का स्नेह और अपनापन मैं बहुत हृदय से फील करता हूं। न सिर्फ मेरे लिए बल्कि भारत के प्रति भी यही आत्मीयता नेपाल में नजर आती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को नियमित तौर पर किसानों के बीच जाकर चर्चा करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बीदर में कर्नाटक पशु चिकित्सा पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेती की लागत कीमत में कमी, नए प्रयोगों और कृषि उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के जरिए किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को पाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान खेती के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय अगर अपनाते हैं तो आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही मौसम से होने वाले नुकसान की भरपाई भी हो सकती है। इस मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला समेत कई लोग मौजूद थे। मैं चाहता हूं ग्रामीण इलाका से जो बच्चे लोग आ रहे वो सब लोग अपना डिग्री के बाद भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी, पीएचडी के बाद भी सेवा करते समय गांव को, किसानों को और ग्रामीण विकास को, पशुपालन को हमेशा प्राधान्यता देना चाहिए। ये मेरा इच्छा है। आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए देश देशांतर मेरे साथ रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जल तरंग, मिट्टी चीनी के प्यालों से निकलती अद्भुत स्वर लहरियां और पानी की सतह से गूंजती संगीत की मधुरता। इस संगीत का मिलता है अनेक प्राचीन ग्रंथों में बयान। मिलिंद तुलंकर और सीता दुरै स्वामी जैसे संगीतज्ञों ने बनाई है संगीत की इस अनोखी विद्या में विश्वव्यापी पहचान। और जीवन की 64 महत्वपूर्ण कलाओं में से एक बता गए हैं इसे महर्षि वात्स्यायन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 35A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। इन याचिकाओं पर अब अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के बाद मामले पर सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 35A की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया है। अब मामले की सुनवाई अगले साल 19 जनवरी को होगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू कश्मीर का पक्ष रखते हुए कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियां पंचायत चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। वहीं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने केंद्र का पक्ष रखते हुए कहा कि फैसले से पहले शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए। 35A तो ऐसा है जैसे एक वर्क यूनियन और स्टेट के दरमियान जो रिश्ता है, उस रिश्ते की एक ये बहुत बड़ी कड़ी है। 35A को तोड़ने से ना देश को फायदा होगा और ना स्टेट को फायदा होगा। इससे पहले इसी सोमवार को शीर्ष अदालत ने नई याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। संविधान के अनुच्छेद 35A को समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, जीवन का अधिकार, निजी स्वतंत्रता और महिलाओं के सम्मान जैसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ होने की वजह से हटाने की मांग की गई है। हाँ, जो स्थिति है उसको देखते हुए इसको 19 जनवरी को रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार करते हुए 19 जनवरी की डेट मुकर्रर की है। उस तारीख को इस बात की सुनवाई होगी कि इस मुद्दे को संविधान पीठ को भेजा जाए अथवा नहीं भेजा जाए। संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है। इसके तहत दिए गए अधिकार
स्थायी निवासियों से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो आज़ादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दे अथवा ना दे। इस धारा के कारण दूसरे राज्यों का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और न ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और कंबाइंड सीनियर सेकेंडरी लेवल की 2017 की परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि पहली नजर में पूरे एसएससी और परीक्षा तंत्र में खामियां नजर आ रही हैं। कोर्ट ने कहा कि वो नहीं चाहता कि एसएससी में कदाचार का फायदा लेने वाले लोग नौकरी पाएं। फरवरी में आयोजित एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगे थे। छात्रों ने पेपर लीक और परीक्षा में नकल के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। आईआरसीटीसी मामले में आज दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है। दोनों को 1 लाख रुपए की नीति मुचलके और इतनी ही रकम की सिक्योरिटी पर जमानत मिली। लालू प्रसाद को भी इस मामले में कोर्ट में पेश होना था, लेकिन रांची जेल में बंद होने के कारण वो पेश नहीं हो सकी। कोर्ट ने लालू प्रसाद के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। सीबीआई ने 16 अप्रैल को इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। ये मामला रेलवे के रांची और पुरी के होटलों को लीज पर देने से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर होटलों को लीज पर दिया गया। सीबीआई ने पिछले साल इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। एयरसेल मैक्सिस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चौथी बार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को ऑफिस बुलाकर आज कई घंटे पूछताछ की। जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज कराया। इससे पहले 24 अगस्त में 6 घंटे पूछताछ की गई थी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर आरोप है कि उन्होंने एयरसेल मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को ही नजरअंदाज किया। इस मामले में पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम भी आरोपी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हो गए। यात्रा करीब 12 से 15 दिन तक चलेगी। कांग्रेस पार्टी के अनुसार सुरक्षा कारणों से रास्ते की जानकारी नहीं दी जा रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा हर साल जून से सितंबर के बीच होती है। राहुल गांधी ने मानसरोवर यात्रा पर जाने की जानकारी कुछ महीने पहले अपनी एक रैली के दौरान दी थी। आइडिया, सेल्यूलर और वोडाफोन इंडिया का विलय आज पूरा हो गया। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी अस्तित्व में आ गई, जिसके ग्राहकों की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है। दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि विलय के बाद बनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए नया निदेशक मंडल बनाया गया है। इसमें 12 निदेशक और कुमार मंगलम बिरला चेयरमैन होंगे। निदेशक मंडल में बालेश शर्मा को सीईओ नियुक्त किया गया है। कंपनी के पास आय के हिसाब से 32% से ज्यादा बाजार की हिस्सेदारी होगी। दोनों ब्रांड वोडाफोन और आइडिया ब्रांड बने रहेंगे। और अब खबरें 18वें एशियाई खेलों से जुड़ी। अठारहवें एशियाई खेलों में भारत को आज 2 सिल्वर मेडल समेत पदक मिले हैं। महिला हॉकी में भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई और उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। फाइनल मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। उधर नौकायन में भारत को आज 3 पदक मिले। महिला वर्ग की जोड़ी वर्षा गौतम और श्वेता सर्वेगर ने रजत पदक दिलाया, तो कांस्य पदक वरुण ठक्कर, गणपति चिंगप्पा और हर्षिता तोमर ने दिलाया। बॉक्सर विकास कृष्ण ने 75 किलो वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया। स्क्वाश में पुरुष वर्ग में भारतीय टीम सेमीफाइनल में हांगकांग से 0-2 से हार गई और उसे कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत को अब तक 13 गोल्ड समेत 65 पदकों के साथ भारत 8वें स्थान पर है।
और इन खबरों के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।